Good morning, students. Today's topic is towards civil disobedience movement. आज का टॉपिक है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. Mahatma Gandhi in February 1922 decided to roll back the non-cooperation movement. Gandhiji felt that movement was turning violent in many places and satyagrahis needed to be properly trained before they would be ready for mass struggles. हम देखेंगे कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था, तो जब पूरे पिक पर था, तो उसी समय जब चौरी चौरा नामक स्थान पर कुछ हिंसात्मक वायलेंस जो है वहाँ पे घटित हुआ था, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए महात्मा गांधी ने उसे कॉल ऑफ कर दिया था. और साथ ही गांधी जी ने यह महसूस किया था कि इस प्रकार के कोई लार्ज मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले सत्याग्रहीस को अच्छी तरह से ट्रेंड करने की आवश्यकता है. Some leaders within Congress were tired of mass struggle and wanted to participate in election to be provincial council that had been set up by the Government of India Act of 1919. They felt it was very important to oppose British policies within the councils. C.R. Das, Motilal Nehru, N.C. Khelkar formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return to council politics. But younger leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose praised for more radical mass agitation and for full independence. हम देखेंगे कि कुछ जो कांग्रेस के लीडर्स थे वे कंटिन्यूस स्ट्रगल करने के कारण टायर्ड हो गए थे, और साथ ही साथ वे इस तरह के मास जो मूवमेंट थे, मास स्ट्रगल्स थे, इससे कुछ समय के लिए अलग हटकर काउंसिल इलेक्शंस में भाग लेकर काउंसिल के अंतर्गत रहते हुए ब्रिटिश पॉलिसीज का विरोध करने का निर्णय लिया. और यह जो काउंसिल इलेक्शंस होते थे, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, इसके द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि काउंसिल के इलेक्शंस होंगे और जो काउंसिल के मेंबर्स हैं वे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को सलाह देंगे और उसी के अनुसार जो है देश के अंतर्गत रूल होगा. कुछ जो इम्पोर्टेंट ये कांग्रेस के ओल्ड लीडर्स थे, वे ब्रिटिश पॉलिसीज का विरोध काउंसिल के अंतर्गत रहकर करना चाहते थे. इसमें प्रमुख थे C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, N.C. खेलकर, ये सारे थे. और इन तीनों ने मिलकर स्वराज पार्टी का निर्माण किया और जो कांग्रेस के मेंबर्स थे उनको काउंसिल इलेक्शन में रिटर्न होने की सलाह दी. लेकिन कुछ यंग लीडर्स जो कांग्रेस के थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब और ज़्यादा रेडिकल जो है मास एगिटेशन करने के फेवर में थे और वे फुल इंडिपेंडेंस के फेवर में थे. इट मीन्स वे जो यंगस्टर थे कांग्रेस के लीडर, वे चाहते थे कि अब बहुत हो गया है, अब हमें फुल इंडिपेंडेंस की मांग रखनी चाहिए. In the situation of the internal debate and the discussion, two factors again shaped Indian politics towards the late 1920. 1920 के बाद जो आपस में कांग्रेस के लीडर्स थे, उनके डिस्कशन के बाद दो पॉइंट पर जो है ध्यान दिया गया. फर्स्ट क्या था?
First was the effect of the worldwide economic depression, and second was agriculture price began to fall from 1926 and collapsed after 1930. हम देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था उससे भारत भी प्रभावित हुआ था। इसीलिए इस डिप्रेशन का फ़ायदा लेकर ब्रिटिशर्स पर प्रेशर बनाना चाहते थे इंडियन कांग्रेस के लीडर्स। और दूसरा जो था 1926 में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का जो है ये कॉस्ट प्राइस बहुत तेज़ी से डिक्रीज हुआ और 1930 के बाद यह कोलैप्स हो गया, मीन्स बिल्कुल मिनिमाइज प्राइस रह गया। इसका फल क्या हुआ? इसका फल हुआ कि जो इंडियन जो ये पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनके प्रोडक्ट के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के जब कॉस्ट मिनिमम मिलने लगे तो और यहाँ तक कि उनके खरीदने वाले भी नहीं मिलने लगे, तो ऐसे कंडीशन में वे रेवेन्यू पे करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे थे और इसी कारण से वे जो ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनसे रेवेन्यू में छूट की मांग कर रहे थे, जिसे कि ब्रिटिशर्स मानने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में संघर्ष होना, ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो है ये फार्मर्स का खड़ा होना यह नेचुरली था। Now we will study about formation of साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का निर्माण क्यों किया गया, इसके जो है इंडिया में आने के बाद जो इंडियंस थे इसका अपोज क्यों किया, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. Under these circumstances, Simon Commission was constituted under John Simon, Sir John Simon, to review the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. जब आपने देखा कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे उसके कॉस्ट मिनिमाइज हो गए, तो ऐसे में इंडियन फार्मर्स रेवेन्यू पे करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे थे और वे रेवेन्यू पे नहीं कर रहे थे। इसी सब के जांच के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन का गठन किया गया। 1927 में ब्रिटेन में एक कमीशन का गठन किया गया जिसका उद्देश्य था कि इंडिया में जाकर इसकी जांच करना, कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ये जांच करना और अगर ज़रूरी पड़े तो उसमें रिवाइव करना, उसमें परिवर्तन लाना। लेकिन इंडियंस ने इसका विरोध किया। इसके विरोध के मुख्य कारण क्या थे? सब प्रथम जो है जो साइमन कमीशन आए थे इसके 5 मेंबर्स थे और 5 मेंबर्स में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था और इंडियन जानते थे कि ये ब्रिटिशर्स ये ड्रामा कर रहे हैं, ये ब्रिटिशर्स के फेवर में ही निर्णय देंगे। इसीलिए जैसे ही 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया तो इंडियंस ने काला झंडा दिखाया, ब्लैक फ्लैग दिखाकर गो बैक साइमन का नारा दिया। इसका स्लोगन गो बैक साइमन जो है होल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में यह आवाज़ गूंजी ताकि ब्रिटिशर्स पर एक प्रेशर बने और वे सही निर्णय ले सके। डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। हम देखते हैं कि गांधी जी जैसे ही इंडियन नेशनल मूवमेंट में प्रवेश किया, कांग्रेस के मेंबर जैसे ही बने गांधी जी, तो इन्होंने कांग्रेस के सारे कार्य का
जो है जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लिया और कांग्रेस का नेतृत्व करने लगे और अपने अनुसार कांग्रेस के कार्य में परिवर्तन करने लगे। अब दिन प्रतिदिन जो स्ट्रगल था यह स्ट्रॉन्गर होते जा रहा था। अब जो यंगस्टर लीडर्स थे कांग्रेस के, वे अब पूर्ण स्वराज की मांग करने लगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनकी एक भी डिमांड को पूरा नहीं कर रहे थे। उन्हें हर आंदोलन को अपने पावर से कुचलने का प्रयास कर रहे थे। जो इंडियंस थे उसको सप्रेस करने का प्रयास कर रहे थे। इसीलिए और ज़्यादा पावरफुल मूवमेंट स्टार्ट किया गया और पूर्ण स्वराज की मांग की गई। हम स्टार्ट करेंगे। In an effort to win them over, the Viceroy Lord Irving announced in October 1929 a vague offer of the domination status of India in an unspecified future and a round table conference to discuss a future constitution. In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Purna Swaraj or full independence for India. It was also declared that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day, when people were to take a place टू स्ट्रगल फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हमने देखा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समाप्ति के बाद क्या हुआ कि साइमन कमीशन को भेजा गया था यहाँ के सिचुएशन को समझने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए, और जिसका कि इंडियंस ने और ख़ास करके कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों ने ही मिलकर इसका विरोध किया था। अब क्या है कि जब यह देखा कि साइमन कमीशन को भी रिफ्यूज किया जा रहा है, यह अधिक से अधिक स्ट्रॉन्गर जो है मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो लॉर्ड इरविन ने 1929 में यह अनाउंस किया कि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, महात्मा गांधी के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने की बात कही। लेकिन इंडियंस समझ चुके थे, कांग्रेस समझ चुकी थी कि ये सब जो ब्रिटिशर्स का है एक धोखा है, एक ड्रामा है। इसलिए दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता यानी जो है पूर्ण स्वराज या फुल इंडिपेंडेंस की मांग रखी गई और यह डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 को एक इंडिपेंडेंस डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाएगा और इस दिन पीपल शपथ लेंगे पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जो है कंटिन्यूअस स्ट्रगल करने के शपथ लेंगे। इस कारण से ताकि ब्रिटिशर्स के ऊपर अधिक से अधिक प्रेशर बनाया जा सके। ओके, थैंक यू।